जीत क्लासेस के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। मैं रतन सिंह देवड़ा, लेक्चरर इंग्लिश। सभी विद्यार्थियों से मैं ये कहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल के बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब करें। आइए हम पढ़ते हैं आज का टॉपिक, फ्रेमिंग क्वेश्चन। देखिए, एग्जाम्स में होते हैं कि आंसर दे रखा है और हमें प्रश्न का निर्माण करना होता है, क्वेश्चन का निर्माण करना होता है। तो ये किस प्रकार होगा? तो फ्रेमिंग क्वेश्चन ये हमारा टॉपिक है और इसमें क्वेश्चन फ्रेमिंग दो तरीके से हो पाती है। एक तो हेल्पिंग वर्ब से करते हैं और दूसरा क्वेश्चन वर्ड जिसे हम बोलते हैं WH वर्ड। इसमें सेंटेंस दिया हुआ होगा और हमें क्वेश्चन का निर्माण करना है। अब देखिए इसमें होता क्या है कि हमें क्वेश्चन में जो निर्माण करते समय आंसर में जिस टेंस का यूज हुआ है उसी का हमें वापस प्रश्न में निर्माण करना है। अब सब्जेक्ट में प्रोनाउन अगर आई और वी होता है तो उनको बदलना होता है, अन्यथा हमें बाकी सारे प्रोनाउन सेम रिपीट होते हैं। अब देखिए किस प्रकार से ये चेंज होंगे। इसमें ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपने जाना ही होगा कि जैसे प्रेजेंट सिंपल के अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, और कंटिन्यू में होती है इज, आर, एम। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट में होती है हैज और हैव। नेक्स्ट पढ़ते हैं पास्ट सिंपल में डिड हेल्पिंग वर्ब होती है। इसी तरह पास्ट कंटिन्यू में वाज और वर। इसी तरह पास्ट परफेक्ट के अंदर हैड, और फिर फ्यूचर सिंपल के अंदर शैल और विल। इसके अलावा जैसे कैन है, मे है, शुड है, वुड, एटसेट्रा। इस प्रकार ये जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी जो टेंसों में दे रखी होती है उसी का हमें यूज करना होता है। दूसरा होता है जो क्वेश्चन वर्ड, जैसे WH वर्ड से शुरू होने वाले हैं। इनमें सबसे पहले जैसे हु होता है, फिर होम होता है और हुज और विच। इसी तरह H वर्ड के अंदर जैसे हाउ का प्रयोग करते हैं, हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं। तो ये इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं वो H वर्ड कहलाते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन का निर्माण करते समय हमें इन हेल्पिंग वर्ब से और क्वेश्चन वर्ड का यूज करना होता है। देखिए यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले प्रश्न, उसके लिए रूल्स क्या होता है। सबसे पहले तो हमें देखना है कि रूल्स फर्स्ट ने देखा है अगर आंसर यस या नो से शुरू हो रहा हमारा, इसका अर्थ है कि हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो किससे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब से। अगर आंसर के अंदर यस या नो है तो हमारा प्रश्न का निर्माण करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब से। अब देखिए दूसरे में क्या होता है, जो प्रोनाउन बदलने होते हैं उसमें एक तो आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, बदले जाते हैं सेकंड पर्सन में। अब देखिए इनको इंटरचेंज इस तरह किया जाता है, आई और वी है आंसर में तो प्रश्न के अंदर यू होगा, अगर आंसर में यू है तो प्रश्न के अंदर आई और वी हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। इसी तरह माई और आवर, आई से माई बना है, वी से आवर बना है तो यू से योर बनेगा, तो ये आपस में इस तरह चेंज होंगे। इसी तरह फिर आई का ऑब्जेक्टिव केस मी है, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस है, तो ये चेंज होंगे यू के ऑब्जेक्टिव रूप में यू के अंदर। बाकी जितने भी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं वो उन्हें बदलना नहीं है और ना ही किसी नाम को हम परिवर्तन करेंगे। नेक्स्ट इसमें ये पैटर्न किस तरह रहेगा, क्योंकि हम क्वेश्चन का निर्माण करेंगे। अभी हमारा जो आंसर है वो अफर्मेटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो प्रश्न का निर्माण किया जाएगा वो हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा।
अगर उसमें WH वर्ड है तो सबसे फर्स्ट में लिखा जाएगा, अन्यथा उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब, फिर हमें सब्जेक्ट का यूज करना है, और वर्ब जो हमारे आंसर में जिस टेंस का यूज हुआ उसी वर्ब का यूज करेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो ये इस प्रकार एक क्वेश्चन निर्माण का पैटर्न रहेगा। अभी हम पढ़ रहे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले क्वेश्चन का निर्माण करेंगे हम। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट चलें। देखिए हम आंसर में, क्योंकि जितनी हमने अभी हेल्पिंग वर्ब पढ़ी है उनमें अफर्मेटिव सेंटेंस जो दिए हुए होते हैं उनमें केवल जो प्रेजेंट सिंपल है और पास्ट सिंपल, इन सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं की जाती है, और उसको जब नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाया जाता है तब उनमें हेल्पिंग वर्ब का निर्माण होता है। इसी तरह जैसे ये एग्जांपल है, यस दे गो टू स्कूल, इसमें ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं दे रही हमें, लेकिन इस टेंस में डू और डज हेल्पिंग वर्ब होती है। तब देखिए जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हमें, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसका अर्थ है कि वहां का सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल होगा, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। इसी तरह दूसरा जो एग्जांपल है यहाँ पर, ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस का यूज हुआ है। तो यहाँ इसको अगर जो क्वेश्चन बनाएंगे हम इसका, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस है, इसके साथ में हमें डू और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। इसी तरह अगर मान लीजिए किसी सेंटेंस में डिड आया हुआ, सेकंड फॉर्म दे रखी है अफर्मेटिव, ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस होता है जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर केवल सेकंड फॉर्म का यूज होता है, तो वहां अगर उसका हम क्वेश्चन करेंगे तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनेगा। अब देखते हैं इस आंसर का प्रश्न किस तरह निर्माण होगा। तो सबसे पहले हमारा पैटर्न क्या था कि हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। सबसे आगे ये हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, उसके पश्चात सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखेंगे और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तब ये आंसर है यस दे गो टू स्कूल। अब यस से शुरू हो रहा है इसका आंसर, तो इसका मीनिंग ये होगा कि हाँ वे विद्यालय जाते हैं। तो इसका प्रश्न बनेगा क्या वे विद्यालय जाते हैं, तो आंसर होगा हाँ, इस टाइप से। अब यस को वापस प्रश्न में रिपीट नहीं करेंगे। अब पीछे क्या बच रहा है, दे सब्जेक्ट होगा, उससे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो होगा डू। अब दे थर्ड पर्सन है, तो ये इसका वापस कोई इंटरचेंज नहीं होगा, केवल फर्स्ट और सेकंड पर्सन ही बदलने होते हैं, डू दे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है तो गो ही रहेगा, डू दे गो टू स्कूल। हाँ, तो ये इस तरह प्रश्न का निर्माण हुआ है, डू दे गो टू स्कूल, तो इसका आंसर बनेगा यस दे गो टू स्कूल, हाँ वे स्कूल जाते हैं। तो इस प्रकार जो हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न बनते हैं इसका आंसर केवल यस या नो से ही पूरा होता है। इसी तरह दूसरा जो हमारा प्रश्न बन रहा है, यस ही रन्स ऑन द रोड, हाँ वो सड़क पर दौड़ता है, तो इसका प्रश्न का निर्माण होगा। अब देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ किसका यूज हुआ है, एस का, तो हमें यूज करना है डज हेल्पिंग वर्ब के अंदर, डज। अब ये ही है, कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन का है, तो नो चेंज होगा, तो डज ही। अब फिर रन लिखेंगे या रन्स लिखेंगे, रन लिखेंगे, क्योंकि फिर ये क्वेश्चन हो गया, तो इसमें वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी, हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज आ चुका है, तो डज ही रन ऑन द रोड और फिर क्वेश्चन मार्क। यहां तक क्लियर है? क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है वर्ब के साथ में, तो ये प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल में जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब बनेगी वो डज बनेगी, तो डज ही रन ऑन द रोड। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, यस आई न्यू हिम। अब देखिए यस, हाँ आई न्यू हिम, ये कौन सी फॉर्म बता सकते हो आप, कौन सी फॉर्म है ये सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। अभी हमने पढ़ा है कि जहां भी सेकंड फॉर्म होती है वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। इसका जो प्रश्न का निर्माण करेंगे हम किस तरह होगा, और फिर ये आई प्रोनाउन है, आई प्रोनाउन चेंज होगा सेकंड प्रोनाउन के अंदर, सेकंड पर्सन में,
तो यू बनेगा, तो ये इस तरह होगा डिड यू, डिड यू। अब फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी इसकी नो, अब ये हिम थर्ड पर्सन का तो नो चेंज होगा। डिड यू नो हिम, क्या तुम उन्हें जानते हो? इसका आंसर है यस आई नो हिम, आई न्यू हिम, मैं उसे जानता था। डिड यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते थे? यस आई न्यू हिम, मैं उसे जानता था। इसी तरह देखिए अब नेगेटिव है, क्योंकि अभी तक हमने ये अफर्मेटिव पढ़े थे आंसर के रूप में, तो इनमें अफर्मेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं देती है, लेकिन नेगेटिव, क्योंकि कोई भी सेंटेंस जिसको भी नेगेटिव बनाए किसी भी टेंस का हो, तो उसमें हमेशा क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब होती है, तभी वो नेगेटिव बन पाता है। तो इसी तरह नो माई फादर इज नॉट ए डॉक्टर, ये इस पर एग्जाम्पल है। अब इसमें यहाँ पर ये इज है जो, ये मेन वर्ब का काम कर रही है, क्योंकि इसके पश्चात कोई वर्ब नहीं है, तो ये इस तरह बनेगा इज। अब ये माई आई से बना है, तो यू आई को बदलता है यू के अंदर, तो ये यू से योर बनेगा, इज योर फादर। अब देखो ये नॉट है, क्या प्रश्न में नॉट का यूज करेंगे? नहीं करेंगे। इज योर फादर ए डॉक्टर, क्या तुम्हारे पिताजी डॉक्टर है? नो माई फादर इज नॉट ए डॉक्टर, तो ये इस प्रकार होगा। इसी तरह के एग्जाम्पल दोबारा देखते हैं नो का। नो आई डू नॉट, नो आई डू नॉट टेक रिस्क, नहीं मैं जोखिम नहीं लेता हूं। ये इस प्रकार का हमारा प्रश्न है, आंसर है, तो इसका हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो देखिए बोर्ड पर ये नेगेटिव है, तो देखिए प्रश्न निर्माण के समय हमें नॉट का वापस प्रश्न के अंदर यूज नहीं करना है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले से दे रही होती है, क्योंकि नेगेटिव बगैर हेल्पिंग वर्ब के बनता ही नहीं है। तो ये इस तरह होगा डू यू टेक रिस्क, डू यू टेक रिस्क, क्या तुम जोखिम लेते हो? तो कह रहा नो आई डू नॉट टेक रिस्क। यहां तक क्लियर है? तो ये सबसे नॉर्मल होता है इनको हेल्पिंग वर्ब से बनाने के लिए। हाँ हो गया नोट। नेक्स्ट देखिए आगे। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, जब डू डज डिड, अभी तक हमने पढ़ा था कि ये डू डज और डिड ये क्या थी? हेल्पिंग वर्ब के रूप में पढ़ा था। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में ये मेन वर्ब के अंदर हो, डू डज और डिड के बाद कोई दूसरा वर्ब न हो, मतलब ये अभी तक हमने पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में, लेकिन ये अगर डू वर्ब के रूप में है, डज मैन वर्ब के रूप में है, या डिड मैन वर्ब के रूप में है, तो किस तरह चेंज होगा? क्योंकि ये डिड है जो किसकी सेकंड फॉर्म है? डू की सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना। तो अब इनको किस तरह चेंज करेंगे? तो देखो सी डिड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क किया, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, तो ये किस तरह चेंज होगी? सेकंड फॉर्म को किस में चेंज करेंगे? डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म में, तो ये उस तरह चेंज होगा डिड सी डू हर हर होमवर्क, डिड सी डू हर होमवर्क, क्योंकि ये अभी सेकंड फॉर्म थी, इसको चेंज करेंगे डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म में। तो अभी ये डिड है जो सेकंड फॉर्म है, इसका जब विभाजन किया गया तो क्या बना? हेल्पिंग वर्ब तो डिड हो गई, और ये मेन वर्ब में क्या हो गई? डू, ठीक है ना। तो अभी ये जो डिड है यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये डू है जो मेन वर्ब है। आगे समझ में? क्योंकि ये सेकंड फॉर्म वाला है, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, तो ये इस तरह डिड सी डू हर होमवर्क। इसी तरह देखिए दूसरा, ये राजू के बाद डज, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, क्योंकि जो प्रेजेंट सिंपल का जो सेंटेंस होता है उसका जो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है, तो इसके डू जो मेन वर्ब है उसके साथ किसका प्रयोग हुआ है? ईएस का। और फिर राजू डज हिज वर्क, तो ये इस तरह लाइन है, इसको हम चेंज करेंगे।
किसमें? डज। अब नाम कोई भी हो कभी चेंज नहीं होता है। डज राजू डू हिज वर्क। डज राजू डू हिज वर्क। हाँ, अब देखिए यहाँ पर ये डज है और यहाँ हमने डू लिखा, तो समझ गए ना। डज है जो हेल्पिंग वर्ब है और डू है जो मेन वर्ब है। क्योंकि अभी तो पढ़ा था हमने ना कि जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हो तो वहां किसका प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब में? डज का। तो यहाँ ये वर्ब है जो डज के रूप में है, तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब बनी है डज। तो डज राजू डू हिज वर्क। इसी तरह है दे डू देयर टास्क। दे डू देयर टास्क। हाँ, तो यहाँ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डू क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये डू की फर्स्ट फॉर्म है। ये फर्स्ट फॉर्म के साथ कुछ नहीं लगा, क्यों? क्योंकि ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? प्लूरल है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, प्रेजेंट सिंपल का है। देखो ये तीनों ही क्या है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम आते हैं और मेन वर्ब के रूप में। तो इसका किस तरह बनेगा? डू दे। अब वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, डू दे देयर टास्क। डू दे डू, ये जो हेल्पिंग वर्ब है डू, और ये मेन वर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब। तो डू दे डू देयर टास्क, क्या वे अपना कार्य करते हैं? इसका आंसर होगा डू दे डू देयर वर्क। हाँ, वो अपना कार्य करते हैं। इस तरह यहां तक क्लियर है ना? चले आगे चले। हाँ, नेक्स्ट देखिए, इसी तरह अभी हमने हैव, हेड को, अभी हैज हैव और हेड को हमने क्या पढ़ा था? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो जब ये हैव और हेड मेन वर्ब के रूप में इनका प्रयोग हो, इनका प्रयोग किस रूप में हो? मेन वर्ब के रूप में। जैसे ये अपने पास ये पोजेशन से रिलेटेड होता है कि आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। आई हैड ए साइकिल्स, मेरे पास एक साइकिल थी। इस रूप में इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तब उनमें प्रश्न का निर्माण किस तरह करेंगे? ये अगर ये वर्ब है, क्या है? ये है वर्ब है, यहां पर वर्ब के रूप में है, वर्ब है, तो हमें डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। अगर हेड है तो ये डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, क्योंकि ये हेड किसकी सेकंड फॉर्म है? हैज और हैव होता है। हैज और हैव, इसकी जो सेकंड फॉर्म बनती है वो हेड होती है। तो यहां अभी ये हेड सेकंड फॉर्म के रूप में है। समझ में आ गया ना? तो इसको हम जब बेखैर टुकड़ा करेंगे तो ये डिड प्लस हैव बनेगा, इसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ में इसकी हेल्पिंग वर्ब निकलेगी हेड। हाँ, तो हैव है तो डू प्लस हैव, और हेड है तो डिड प्लस हैव। अब देखिए एक प्रश्न का निर्माण करते हैं। नो, आई हैव नो टाइम टू वेस्ट। मेरे पास समय है जो खराब करने के लिए नहीं है। तो ये किस तरह बनेगा? डू, अब आई को चेंज करेंगे यू में। डू यू हैव टाइम टू वेस्ट? डू यू हैव टाइम टू वेस्ट, क्या तुम्हारे पास समय है जो नष्ट करने के लिए है? ठीक है, इसी तरह यहां तक ये क्लियर हुआ ना? क्योंकि ये डू है जो हेल्पिंग वर्ब में है, और ये है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर है। इसी तरह दूसरा, यस श्याम हैड चॉकलेट्स। हाँ, श्याम के पास चॉकलेट थी। यहाँ पर हेड है तो थी है, और ये है तो इसका मतलब है। आई हैव नो टाइम टू वेस्ट, मेरे पास समय खराब करने के लिए नहीं है। तो श्याम हैड चॉकलेट्स, श्याम के पास चॉकलेट थी, इस प्रकार का ये। तो ये अभी पास्ट सिंपल का सेंटेंस हो गया। इसको चेंज करेंगे तब डिड प्लस हैव बनेगा। तो डिड, अब सब्जेक्ट क्या लिखा जाएगा? श्याम, डिड श्याम, और फिर उसके पश्चात हैव चॉकलेट्स। डिड श्याम हैव चॉकलेट्स, तो क्या श्याम के पास चॉकलेट थी? यस, श्याम हैड चॉकलेट, इस प्रकार। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है?
अब देखिए जो दूसरा हमारा टाइप होता है कि WH से क्वेश्चन किस प्रकार बनता है। तो WH वर्ड्स जितने भी आप सेंटेंस पढ़ोगे, जितने भी ग्रामर के पार्ट्स होंगे, उन सभी में ये सब काम में आते हैं। जैसे सबसे पहला वर्ड होता है हु, और जिसका मीनिंग होता है कौन। और कौन में ये किसके लिए जानने के लिए होता है, ये सब्जेक्ट जानने के लिए। किसी भी सेंटेंस में अगर हमें सब्जेक्ट का पता करना है तो किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट को जानने के लिए हम हु का करेंगे। जैसे कोई भी काम करना, मनीष ड्राइविंग कर रहा है, तो प्रश्न हमारा बनेगा हु इज ड्राइविंग, ड्राइविंग कौन कर रहा है। तो ये हु से हम किसका पता करते हैं, सब्जेक्ट का। दूसरा जो वर्ड होता है हुज, हुज यानी किसका, किसका या किसकी। ये ऑनरशिप स्वामित्व के लिए या पजेशंस संपत्ति के लिए, ये किसका है। जैसे तुम किसके बेटे हो, हाँ ठीक है ना। तो ये इस प्रकार पजेशंस के लिए होता है, स्वामित्व के लिए हुज का प्रयोग किया जाता है, किसका, किसकी। हाँ, हुज डॉटर आर यू, तुम किसके पुत्री हो, तो इस प्रकार। फिर है होम, जैसे हमने ऑनरशिप और पजेसिव के लिए हुज वर्ड लिया है, इसी तरह होम है जो इसका मीनिंग होता है किसे या किसको। और इसका प्रयोग करते हैं किसको जानने के लिए, ऑब्जेक्ट जानने के लिए। किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, तुमने, मैंने राम की सहायता की, इस प्रकार का एग्जाम्पल है। तो मैंने राम की सहायता की, तो प्रश्न क्या बनेगा, हुम डिड यू हेल्प, तुमने किसकी सहायता की। तो हुम के माध्यम से हम ऑब्जेक्ट का पता करेंगे। फिर है ये विच वर्ड, इसका मीनिंग होता है कौन सा, कौन सी। ये सब्जेक्ट के रूप में भी आता है, लेकिन ये व्यक्ति या वस्तुओं के चयन के साथ में इसका यूज करते हैं, तब विच का यूज करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव केस में भी आता है। हाँ, विच बुक इज योर्स, तुम्हारी किताब कौन सी है, विच बुक इज योर, ठीक है, तो आपकी किताब कौन सी है। इस प्रकार के शब्द ये विच के माध्यम से पढ़े जाते हैं। फिर उसी तरह वाट, ये वाट का मीनिंग होता है क्या, और इसका यूज कब करते हैं, जब सेंटेंस से संबंधित हमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में हमें इंक्वायरी करनी है, पूछताछ करनी है, या फिर वर्ब क्या करना। जैसे कभी पूछते हैं ना, तुम क्या काम कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो ये इस प्रकार व्हाट का यूज करेंगे। उसी तरह फिर है वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ पर, ये कहाँ शब्द को ले, वेयर का मतलब कहाँ, और ये किसको जानने के लिए प्रयोग होते हैं, ये प्लेस को जानने के लिए, प्लेस यानी स्थान। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू स्टडी, तुम कहाँ अध्ययन करते हो। इस प्रकार का जो क्वेश्चन बनता है वो वेयर का मतलब स्थान के बारे में। इसी तरह फिर है व्हेन, व्हेन का मीनिंग होता है कब, और ये इसके बारे में टाइम को जानने के लिए, समय क्या दे रखा है, समय को जानेंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे, व्हेन का। व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब उठते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो। इस प्रकार के सेंटेंस बनते हैं व्हेन से। इसी तरह फिर ये वाई, वाई यानी क्यों, वाई का मतलब क्या होता है, क्यों। और ये किसके लिए होता है, हमें कोई भी रीजन को जानना है, पर्पज उद्देश्य को जानना है, तब किसका प्रयोग करते हैं, वाई डू यू कम हियर, तुम यहाँ क्यों आए हो। तो ये हमारा क्या हो गया, उसको जानने का, उसके बारे में उद्देश्य क्या आने का, ये पर्पज जानने के लिए व्हेन का प्रयोग करते हैं। हाँ, वाई डू यू ईट, तुम क्यों खाते हो। तो ये रीजन, कारण के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, वाई डू यू स्टडी, तुम क्यों पढ़ते हो। तो ये इस प्रकार के सेंटेंस वाई से बनते हैं। यहां तक क्लियर है, आगे चले। नेक्स्ट देखिए वाई, डब्ल्यू के बाद में जो एच वर्ड होते हैं, जिसको बोलते हैं एच वर्ड, ये पहला वर्ड इसमें हाउ, हाउ यानी कैसे। हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे। ये किसी भी काम को करने का तरीका, मेथड क्या था। हाउ डू यू सॉल्व दिस पजल, तुमने ये पजल को किस तरह सॉल्व किया था। और वाया मीडिया, हाउ डू यू रीच देयर, तुम वहां कैसे पहुंचे, ट्रेन से, बस से, एरोप्लेन से, आपका मीडियम क्या था वहां जाने का। और फिर ये कुशलता, मतलब आप किसी के बारे में हालचाल पूछ रहे हो, हाउ डू यू डू, हाउ आर यू। तो ये इस प्रकार ये कुशलता के बारे में किसका प्रयोग करते हैं, हाउ का। फिर ये हाउ मैनी है, इसका मतलब होता है कितना, कितनी। ये नंबर्स के बारे में, हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपके विद्यार्थी क्लास में कितने विद्यार्थी हैं। हाउ मैनी मेंबर्स इन योर फैमिली, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। तो यहाँ पर ये नंबर्स के बारे में, संख्याओं के बारे में जानेंगे हम, किसके बारे में, संख्याओं के बारे में।
संख्या के बारे में जानना, तो किसका प्रयोग करेंगे, नंबर्स का। इसी तरह फिर ये हाउ मच है, ये कितना कितनी है, और ये क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब मात्रा, मात्रा के बारे में जानना। जो अनकाउंटेबल चीजें हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, वो सारी किसमें आती है, हाउ मच के अंदर लिखेंगे। और फिर है ये हाउ लॉन्ग, कितना कितनी, ये भी समय से रिलेटेड है, कितने समय से। और ये लेंथ, लंबाई के बारे में, पीरियड, समय के बारे में जानने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसी तरह एक और होता है हाउ ऑफन, हाउ ऑफन का मतलब कितना कितनी, और इसका ये ऑफन यानी अक्सर, प्राय, तो ये बारंबारता के लिए, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, तुम ये काम कितनी बार करते हो, ठीक है ना, तुम कितनी बार वहां पर गए, तो हाउ ऑफन के द्वारा उस सेंटेंस को लिखा जाएगा। तुमने ये प्रश्न कितनी बार सॉल्व किया, हाउ ऑफन, इसके ऊपर, तो ये हाउ ऑफन के माध्यम से उसको बारंबारता, फ्रीक्वेंसी को जानने के लिए यूज करेंगे। फिर देखिए ये जो WH वर्ड, इनका जो यूज तो हमने कर लिया, देखा हमने, इनका मीनिंग ये होता है, इनका उपयोग ये होता है, लेकिन जब प्रश्न का निर्माण करेंगे तो किस तरह वो लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले इनका जो पैटर्न होता है, क्वेश्चन किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं तब, तो सबसे पहले हमें WH वर्ड लिखना होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब उस टेंस के अकॉर्डिंग, और फिर सब्जेक्ट, और फिर वर्ब भी उसी टेंस के अकॉर्डिंग जहां जिसमें आंसर दे रखा है, क्योंकि प्रश्न का निर्माण हम उसी टेंस में करेंगे जिसमें आंसर है, और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। यहां तक क्लियर है, WH वर्ड आ गए समझ में आपके। नेक्स्ट चले, अब देखिए एग्जाम्पल है मोहन वेंट टू स्कूल। अब देखिए यहां जो आंसर होंगे इनमें WH वर्ड पहले से दिया हुआ होगा कि हमें इसी WH वर्ड का यूज करना है, क्योंकि अब एग्जाम्पल में पहले जैसे अभी पढ़े हमने नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब वाले में, तो वहां WH वर्ड थे ही नहीं, तो वहां केवल यस या नो दे रखा था, इसका मीनिंग था कि हेल्पिंग वर्ब से बनेंगे। और ये WH वाले में WH वर्ड पहले से दे रखे हैं, उन्हीं का हमें उपयोग करते हुए प्रश्न का निर्माण करता है। तो मोहन वेंट टू स्कूल, ये एग्जाम्पल है, और इसका हमें प्रश्न का निर्माण करना है। तो देखिए सबसे पहले दोबारा देख लेते हैं, एक तो फॉर्मूला, ये सबसे पहले WH, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और फिर वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट, और उसके पश्चात क्वेश्चन मार्क। तो ये अब सबसे पहले जो WH होना चाहिए वो तो हु दे रखा है। अब हु का मतलब क्या होता है, कौन, और ये क्या जानने के लिए यूज करते हैं, सब्जेक्ट जानने के लिए। इस आंसर में सब्जेक्ट कौन सा बताइए, मोहन है, तो ये मोहन सब्जेक्ट है, तो क्या इसको प्रश्न में रिपीट करेंगे, नहीं करेंगे, तो इसको प्रश्न में वापस रिपीट नहीं करेंगे, तो पीछे क्या बच रहा है, वेंट, ये तो इसे शुरू डायरेक्ट कर सकते हैं, हु वेंट टू स्कूल। अब देखिए आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए कि यहाँ WH के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट आ गया, बीच में हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, और अगर आती तो कौन सी आती, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो डिड का यूज करते हैं। लेकिन अगर हु के बाद में जो हमारा प्रश्न बनता है, वो अगर प्रश्न सकारात्मक है, प्रश्न कैसा है, सकारात्मक है, तो डायरेक्टली वर्ब लिखी जा सकती है। अगर यही प्रश्न नेगेटिव होता, ठीक है ना, हु डिड नॉट वेंट टू स्कूल, कौन स्कूल नहीं गया, कौन स्कूल नहीं गया, तब हम क्या करते, हु डिड नॉट गो टू स्कूल। आगे समझ में। देखिए जब हु के बाद में अगर प्रश्न जो निर्माण हो रहा है वो अगर सकारात्मक है, तो उस समय केवल डायरेक्टली वर्ब लिखी जाएगी, और उसको जब नेगेटिव करके लिखना होता है, प्रश्न का निर्माण भी नेगेटिव तरीके से, तो फिर नेगेटिव तो बगैर हेल्पिंग वर्ब के होता ही नहीं है। तो ये हु डिड नॉट गो टू स्कूल हो गया क्लियर, पहला क्वेश्चन। इसी तरह फिर दूसरा है आई नो हर सिस्टर, मैं उसकी बहन को जानता हूं। तब ये हुज है, हुज के बारे में पढ़ा था, किसका किसकी, ये पोजेशंस के बारे में, ऑनरशिप के बारे में, रिलेशंस के बारे में ये बताया जाता है। हुज का प्रयोग करेंगे तब क्या वर्ड इसमें से कम होगा बताइए,
ये जो हर शब्द दे रखा है ये प्रश्न में वापस रिपीट नहीं होगा। तो हुज, अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रश्न हुज के बाद डू आएगा और आई को चेंज करेंगे यूज में। हाँ, हुज डू यू नो, तुम किसको जानते हो, तो आई नो हर सिस्टर। तो इस तरह होगा हुज डू यू नो, तुम किसे जानते हो, आई नो हर सिस्टर। इसी तरह के एग्जाम्पल और है। हु का प्रश्न का बनाना है। हाँ, मनीष वाज टेलिंग ए स्टोरी। अगर इस प्रश्न का निर्माण कैसे करेंगे, इसमें सब्जेक्ट कौन है, मनीष है, इसका प्रश्न में रिपीट नहीं होगा। पीछे क्या बचा है, वाज टेलिंग ए स्टोरी, कोई परिवर्तन वाला नहीं है, तो डायरेक्टली हु के जस्ट बाद में इनको जोड़ देंगे। हु वाज टेलिंग ए स्टोरी, हु वाज टेलिंग ए स्टोरी, इसका आंसर हो जाएगा मनीष वाज टेलिंग ए स्टोरी। यहां तक क्लियर है, हु और हुज। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट देखिए है आई सॉ सीता इन द गार्डन। आई सॉ सीता इन द गार्डन, मैंने सीता को बगीचे में देखा, मैंने सीता को बगीचे में देखा। तो ये सा सेकंड फॉर्म है। इस तरह आपको आंसर का प्रश्न का निर्माण करते समय आंसर को देखना है कि उसमें पहले तो देखना है कि सब्जेक्ट कोई परिवर्तन वाला तो नहीं है, फिर उसके पश्चात उसकी जो वर्ब है वो कौन सी है, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर श्योर कोई वर्ब है जो प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल की है, तो ये सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म को जब नेगेटिव इंट्रोगेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो हुम डिड। अब आई को किस में चेंज करेंगे, यू में, हुम डिड यू। अब सा की फर्स्ट फॉर्म क्या बनेगी, सी, हुम डिड यू सी इन द गार्डन, तुमने बगीचे में किसको देखा। तो आंसर में क्या बनेगा, सीता। क्या सीता को वापस प्रश्न में लिखना था, नहीं लिखना था, क्योंकि ये हुम का मतलब ऑब्जेक्ट जानने के लिए है, ऑब्जेक्ट इसमें सीता थी। तो हुम डिड यू सी इन द गार्डन, तुमने बगीचे में किसको देखा, तो आई सॉ सीता इन द गार्डन। अब नेक्स्ट है इसी तरह व्हाट यानी क्या, और व्हाट का मैंने यूज क्या बताया था आपको कि ये सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए या वर्ब के बारे में जानने के लिए या ऑब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए, इसमें कार्य के बारे में जान रहे हैं, वर्ब के बारे में। तो व्हाट यानी क्या, और ही रोट ए लेटर टू हिज सिस्टर, उसने अपनी बहन को एक पत्र लिखा। तो ये प्रश्न बनेगा उसने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट में इसको करेंगे या वर्ब में रूप में लिखेंगे, इसको ऑब्जेक्ट में लिखेंगे क्योंकि एक लेटर पर्टिकुलर हो गया वर्ड इसमें। तो व्हाट डिड ही राइट टू हिज सिस्टर, उसने अपनी बहन के लिए क्या लिखा। तो फिर उसके लिए जैसे पोइट्री लिखी है या लेटर लिखा है या कुछ ऐसे लिखा है या फिर कोई और भी चीजें हैं तो क्या लिखी है। तो इस प्रकार ये लेटर है जो यहाँ वर्ब के रूप में, इसको ऑब्जेक्ट में क्या आया हुआ है वो उसको जानने के लिए हमें व्हाट का यूज किया है। इसी तरह देखिए फिर वेयर, और वेयर का मीनिंग क्या होता है, कहाँ के लिए होता है प्रयोग इसका। तो यहाँ आई लिव नहीं, यू लिव एट महेशपुरा, तुम महेशपुरा में रहते हो। तो ये इस प्रकार का सेंटेंस है। देखिए मोस्टली मैंने जो एग्जांपल दे रखे हैं वो इसी तरह है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर पास्ट सिंपल के जिनमें क्या है कि डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब देने नहीं दे रखी होती और वहां आपको सर्च करनी होती। तो यहाँ वेयर है, ये स्थान के बारे में है, स्थान इस सेंटेंस में महेशपुरा है, इसको वापस प्रश्न में रिपीट नहीं करेंगे। तो पीछे बचा है यू लिव एट, तो यहाँ वेयर। अब ये फर्स्ट फॉर्म है और ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू प्लस फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, तो वेयर डू
अब यू को चेंज करें किसमें, आई में, वेयर डू आई लिव एट, वेयर डू आई लिव एट, मैं कहाँ रहता हूं। तो आंसर देने वाला कह रहा है कि तुम महेशपुरा में रहते हो। इसी तरह फिर है व्हेन। व्हेन का यूज कब करते हैं, जब समय को जानने के लिए, किसको जानने के लिए, समय को जानने के लिए व्हेन का यूज करेंगे। तो दे विल गो टू जयपुर टुमारो। अब ये कब पूछ रहा है, तो समय दे रखा है टुमारो के लिए, तो इसको प्रश्न में रिपीट नहीं करेंगे। पीछे बचा है दे विल गो टू जयपुर। तो अब देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले से दे रखी है, तो हमें डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के WH के बाद लिखना है। तो व्हेन विल, और फिर ये दे भी चेंज नहीं होने वाला है, थर्ड पर्सन है, तो व्हेन विल दे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी शैल विल के साथ में, गो टू जयपुर। व्हेन विल दे गो टू जयपुर, वो जयपुर कब जाएंगे, इसका आंसर होगा दे विल गो टू जयपुर टुमारो। इसी तरह फिर ये विच का यूज करना हमें। विच का मतलब ये कौन सी होता है, सिलेक्ट करने के लिए, चयन की जब फीलिंग हो उस समय किसका प्रयोग करते हैं, विच का यूज करेंगे। तो माई सिस्टर गोज टू ए गवर्नमेंट स्कूल, ये अब उससे पूछने वाला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि तुम्हारी सिस्टर कौन से स्कूल में जाती है, कौन से स्कूल में, तो ये कौन सा बच रहा है, ये गवर्नमेंट स्कूल। इसको वापस क्या प्रश्न में लिखेंगे, नहीं लिखेंगे ना, तो पीछे भरा वेयर माई सिस्टर गोज टू ए स्कूल, तो ये बनेगा विच स्कूल। अब देखो ये जो विच है या हाउ मेनी हाउ मच है, उनके बाद जो वर्ड होता है उसको जस्ट उसके पास में लेकर जाते हैं, विच स्कूल। हाँ हाँ, विच स्कूल। अब ये माई है, क्या बनेगा, योर बनेगा। हाँ, तो वाई माई विच स्कूल डज योर सिस्टर गो टू, ठीक है ना। तो यहाँ विच स्कूल, इन विच, इसमें इसके साथ में किसका प्रयोग करना है हमें, इन विच स्कूल, किस विद्यालय में, डज योर सिस्टर गो टू, तुम्हारा सिस्टर जाती है, कौन से विद्यालय में तुम्हारी सिस्टर जाती है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ इन क्वेश्चन आंसर में नहीं दे रखा, फिर भी हमें इनका यूज करते हुए क्वेश्चन का निर्माण करेंगे। इन विच स्कूल डज योर सिस्टर गो टू, तो आंसर हो जाएगा ये गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अगला, आई लाइक माई टीचर मोस्ट, किसका प्रयोग करेंगे, हाउ का प्रयोग करेंगे। हाउ का मतलब कैसे, और ये मैंने बताया था ये मेथड के लिए होता है और हालचाल के लिए होता है। तो यहाँ पर ये मोस्ट जो शब्द है वो किससे रिलेटेड है, हाउ, यानी आप अपने टीचर को कैसे पसंद करते हो, कह रहा है मैं सबसे अधिक पसंद करता हूँ। ठीक है, तो ये मोस्ट वर्ड इसको प्रश्न में रिपीट नहीं करना है, तो पीछे बनेगा आई लाइक माई टीचर, तो ये हो जाएगा हाउ डू यू लाइक। अब माई को बोलेंगे योर में, योर टीचर। हाँ, हाउ डू यू लाइक योर टीचर, इसका आंसर है आई लाइक माई टीचर मोस्ट। हाँ, दे हैव टू ड्रेसेस, दे हैव टू ड्रेसेस, उनके पास दो ड्रेसेज हैं, दो पोशाकें हैं। तो यहाँ पर ये हाउ मैनी का यूज करना है, और हाउ मैनी का मतलब ये नंबर्स जानने के लिए, संख्याओं के बारे में है। तो कितनी ड्रेसेज हैं, टू ड्रेसेज है, तो ये नंबर्स हमें पर्सन में रिपीट नहीं करने हैं। तो हाउ मैनी, हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगी, दे, नहीं हैव, और सब्जेक्ट बनेगा दे। हाउ मैनी ड्रेस, हाँ अब देखो एक मिनट के लिए, ये जो ड्रेसेज वर्ड है ये किसके साथ जुड़ा हुआ था, टू के साथ में। तो टू हमने अभी प्रश्न में रिपीट नहीं किया, तो पीछे जो ड्रेसेज वर्ड है वो इस हाउ मैनी के साथ में आएगा। हाउ मैनी ड्रेसेज, हाउ मैनी ड्रेसेज, कितनी पोशाकें, हैव दे, हाउ मेनी ड्रेसेज हैव दे, तो इस प्रकार हो जाएगा आंसर दे हैव टू ड्रेसेज। अब इसी तरह नेक्स्ट है ही ड्रैंक 1 kg 1 किलोग्राम मिल्क इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर ही ड्रैंक, उसने पिया
1 किलोग्राम मिल्क इन द मॉर्निंग। तो ये मात्रा के लिए है। तो ये जो 1 किलोग्राम, इसको वापस हमें आंसर नहीं देना है। क्वांटिटी वाले वर्ड है मिल्क, अनकाउंट ईटेबल होते हैं जिनको सारे अनकाउंटेबल होते हैं। तो ये हाउ मच, किस क्या बच रहा पीछे, मिल्क, हाउ मच मिल्क। अब ये कौन सी फॉर्म है, ड्रिंक, सेकेंड फॉर्म है। किसकी सेकेंड फॉर्म है, ड्रिंक की। हाँ, तो हाउ मच मिल्क डिड, अब ही ड्रिंक, कब पिया उसने, इन द मॉर्निंग। हाँ, तो ये प्रश्न बना हाउ मच मिल्क डिड ही ड्रिंक इन द मॉर्निंग। इसका आंसर बना ही ड्रैंक 1 किलोग्राम मिल्क इन द मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, माई हाउस इज 50 फीट लॉन्ग, मेरा घर है जो 50 फीट लंबा है। तो यहाँ ये लेंथ के बारे में पूछ रहा है। तो ये लेंथ कितनी है, 50 फीट लॉन्ग। तो पीछे क्या बचा है, माई हाउस इज, तो हाउ लॉन्ग इज योर हाउस, हाउ लॉन्ग इज योर हाउस। तो आंसर हो गया माई हाउस इज 50 फीट लॉन्ग। क्या आपका मकान कितना लंबा है, तो कह रहा है मेरा मकान 50 फीट लंबा है। यहां तक क्लियर है, चले आगे। हाँ देखिए आगे, अब देखिए प्रश्न में एक क्वेश्चन मैंने बताया था आगे, पहले भी आता है, उसको दोबारा देख लेते हैं। नॉट नेगेटिव आंसर, जो हमारा आंसर दिया वो किस रूप में है, नेगेटिव है। तो यदि उसका क्वेश्चन क्वेश्चन किस रूप में बन रहा है, हेल्पिंग वर्ब से बना रहे हो तो नॉट को हटाना होगा। ये कुछ लाइन समझ में आई आपको, क्योंकि जो प्रश्न जिसका आंसर यस या नो में है और उसका प्रश्न का निर्माण हम किससे कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब से, तो वो हमारा प्रश्न है जो केवल इंट्रोगेटिव होगा। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव नहीं बनेगा, केवल इंट्रोगेटिव होगा। और यदि हम उसी क्वेश्चन को किस तरह बना रहे हैं, डब्ल्यूएच से बना रहे हैं, तो फिर नॉट को नहीं हटाना, क्योंकि प्रश्न इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों तरीके के हो सकते हैं। क्योंकि जैसे कौन या किसने खाना खाया, एक तो ये पूछ रहा है किसने खाना खाया, और ये भी हो सकता है किसने खाना नहीं खाया, कि कौन व्यक्ति बचा पीछे, इस तरह रुके ना। तो ये इसी तरह अगर क्वेश्चन डब्ल्यूएच से बना रहे हो तो नॉट को नहीं हटाना है, समझ में आ गया ना। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब से बना रहे हैं तो फिर हमें नॉट का यूज नहीं करना है। इसी तरह जैसे एग्जाम्पल है, आई एम नॉट प्लेइंग, ये नेगेटिव है, नॉट प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अब इसका प्रश्न का दो तरीके से बना रहे हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा व्हाट से। अब हेल्पिंग वर्ब वाले में हमें नॉट का यूज नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा आर यू प्लेइंग फुटबॉल, आर यू प्लेइंग फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो। तो इसका आंसर कह रहेगा नो, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, कि नहीं मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं। लेकिन अगर डब्ल्यू एस क्वेश्चन हमारा है, इसमें नॉट को हमें हटाना नहीं, जैसा आंसर में नॉट है तो प्रश्न में भी नॉट लिखना है। तो व्हाट आर यू नॉट, यहां तक तो लगाया था अभी हमने आर यू तक, तो उसके पश्चात क्वेश्चन में भी क्या लिखोगे, नॉट लिखोगे। तो व्हाट आर यू नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तो ये सीधा हो गया कि हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है तब तो नॉट हटाएंगे, और डब्ल्यू एच से है तो नॉट नहीं हटाएंगे। इसी तरह का और एग्जाम्पल है, सी विल नॉट राइट ए लेटर, नो सी विल नॉट राइट ए लेटर, नहीं वो लेटर पत्र नहीं लिखती है। तो ये विल सी, हेल्पिंग वर्ब से बना रहे हैं तो विल सी, अब इस नॉट का यूज नहीं करेंगे हेल्पिंग वर्ब वाले में, तो विल सी राइट, हाँ विल सी राइट ए लेटर, क्या वे पत्र
लिखेगी, इस तरह बनेगा, नॉट नहीं आएगा। लेकिन यही वाट से अगर क्वेश्चन बना रहे हो WH से तो ये हो जाएगा वाट विल शी नॉट राइट ए, क्या वह एक पत्र नहीं लिखेगी, क्या वह एक पत्र नहीं लिखेगी, ठीक है ना। तो ये व्हाट विल सी नॉट राइट ए लेटर। हाँ, तो यहाँ तक क्लियर है। दोबारा देख लो कि अगर हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन का निर्माण कर रहे हो तो हमें नॉट का प्रयोग नहीं करना है, और WH से कर रहे हो तो फिर नॉट अगर आंसर में है तो प्रश्न में भी लिखना है, ठीक है। और यहाँ तक क्लियर है। तो ये इस प्रकार हमारा जो फ्रेमिंग का टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ। किसी को यहाँ तक कोई समस्या? ठीक है सभी। हाँ, अवश्य ही आपका ये हमारा टॉपिक आप पसंद आया होगा, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल का बटन है उसे ओके करके क्लिक करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।